तो क्या बोलते हैं, जैसे लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन एंड नीड्स। ठीक है, तो प्रोसीजर जो है इज़ नाइदर ईजी जैसे कि ब्रिटेन में है, नॉर एज डिफ़िकल्ट यूएस में। तो ब्रिटेन में ईजिली हो जाएगा, यूएस में बहुत डिफ़िकल्टी तरीके से हो जाएगा। अदर वर्ड बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। ओके, आर्टिकल 368 जो है पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है बता रखा है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि रिलेटेड टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। कैसे? या तो वो ऐड कर सकती है बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ले डाउन फॉर द पर्पस। ठीक है, ऐड कर सकती है, कुछ चेंज कर सकती है, रिपील कर सकती है, हटा सकती है। ठीक है, ऐड करना, हटाना या फिर कुछ चेंज करना। ठीक है, मतलब कोई नाम कुछ चेंज करना वो। हाउएवर पार्लियामेंट जो है कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि केशवानंद भारती केस में बताया गया था। दिस वाज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस में। मतलब ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, चेंज कर सकती है, पर वो बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ में नहीं लगाएगी। तो प्रोसीजर क्या है आर्टिकल 368 में दे रखा है कि, तो इसमें बोला है कि एक बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, पर ये स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा। ठीक है, बस पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, देन है ये बिल जो है प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है या फिर मिनिस्टर भी कर सकता है, और इसमें जो है प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बिल है इसको दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। दैट इज़ मेजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी of the total membership of that house and majority 2/3 of the house present in voting, मतलब टोटल का 50%। ठीक है, मतलब तो इसमें है हाँ कि टोटल मेंबरशिप जैसे मतलब 500 हैं, तो 250 जो हैं वो तो मेजॉरिटी, टोटल मेंबरशिप है 500 की, तो 250 लोग करें। देन है प्रेजेंट इन वोटिंग के 2/3 करें। मान लो कितने प्रेजेंट इन वोटिंग है, 600 हैं, तो उसके 2/3 तो 400 लोग जो हैं वोट करें, तो ये दोनों होनी चाहिए। देन है हर एक हाउस को सेपरेटली पास करना पड़ेगा, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। अगर जो फेडरल फीचर को अमेंड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो हाफ ऑफ द स्टेट है वो उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, स्टेट लेजिस्लेचर उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। ठीक है, और जब ये दोनों हाउसेस पास कर देंगे उसको, और अगर मान लो स्टेट ने रेक्टिफाई कर दिया तो उसके फिर उसके बाद में जो है प्रेसिडेंट को दे देंगे एसेंट के लिए। प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही बोलना पड़ेगा, उसके पास में ना ही तो वो मना करेगा ना ही उसको रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। मतलब प्रेसिडेंट को यस 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 बोलना पड़ेगा। देन है प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद में तो बिल जो है एक्ट बन जाता है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस टाइम से अमेंड हो जाता है। टाइप ऑफ अमेंडमेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, आर्टिकल 368 जो है 2 टाइप के अमेंडमेंट बताता है। बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट पहला, एंड ऑल्सो रेक्टिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, दूसरा स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी, और जो दूसरा है वो है, और कुछ कुछ दूसरे जो हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी से सर्टेन प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज़ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नहीं दैट इज़ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है, कुछ तो स्पेशल से होंगे, कुछ जो है सिंपल से होंगे, बस यही बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल में हो जाएगा प्रेजेंट इन वोटिंग का मेजॉरिटी, और स्पेशल में हो जाएगा दो, एक तो 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप और दूसरा प्रेजेंट इन वोटिंग के 2/3 होंगे। ठीक है, नोटेबली दीज अमेंडमेंट जो है आर नॉट डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो आर्टिकल जो है 3 तरीके से कर सकते हैं अमेंड। पहला सिंपल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट के सिंपल मेजॉरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी से, पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से, तीसरा पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी से और हाफ स्टेट जो उसको रेक्टिफाई करें। ठीक है, तो
तो इसमें क्या होगा कि जो पहला वाला सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। तो सिंपल मेजॉरिटी से कौन कौन से हो जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी बाय सिंपल मेजॉरिटी टू हाउस ऑफ द हाउस एंड स्कोप अंडर, ठीक है, आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। तो सिंपल वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाता क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी से हो रहा है, एंड इट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ 368। तो इसमें क्या हो जाएगा कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर ऑल्टरेशन एरिया बाउंड्री नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। देन है अबॉलिशन या क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, मतलब अबॉलिश करना है, क्रिएट करना है, ये भी सिंपल से हो जाएगा। देन है सेकेंड शेड्यूल, दैट इज अम्यूलमेंट अलाउंस प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्पीकर एंड जज। अगर इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो ये भी सिंपल से हो जाएगा। देन है कोरम इन द पार्लियामेंट, कोरम दैट इज 1/10। देन है सैलरी अलाउंस ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। देन है रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। देन है प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, अच्छा, इट्स मेंबर इन कमिटी, ये भी सिंपल से चेंज हो जाएगा। देन है यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। देन है नंबर ऑफ पीसने जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। देन है कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन ऑन सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। देन है यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। देन है सिटीजनशिप, उसको एक्वायर या टर्मिनेट करना। देन है इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देन है डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूंसी। देन है यूनियन टेरिटरी। देन है फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, तो फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, ये भी सिंपल से हो जाएगा। सिक्स में हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, सॉरी ट्राइबल एरिया। फिफ्थ में दोनों में एस लगेगा और सिक्स में ट्राइबल एरिया हो जाएगा। देन स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें से क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज़ बेसिकली 50% जो हैं टोटल स्ट्रेंथ, उसका 50% और प्रेजेंटेड वोटिंग के 2/3, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप का मतलब है, टोटल नंबर ऑफ द मेंबर का मतलब है कि हाउस comprising the house respect of the fact whether there are vacancies or absence. The expression total membership means the total number of the member comprising the house irrespective of the fact whether there are vacancies या फिर absent, ठीक है। Then strictly speaking the special majority is required only for voting at third reading stage of the bill, but by way of abundant caution the requirement for special majority has been provided for in the rule of the house in respect of all the effective stages of the bill. तो स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट जो है तभी होती है, थर्ड रीडिंग होती है ना बिल की, उसी टाइम पे स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है। बट इसमें क्या आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के केस में हो जाएगा, जितने भी इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो उसके थ्रू क्या हो गया कि रूल ऑफ हाउस में बोला है कि जितने भी स्टेजेस होंगे ना सभी पे क्या बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी से वोट होगा, मतलब जितने भी रीडिंग होंगे ना सभी पे स्पेशल मेजॉरिटी से, ऐसा कुछ बोल रहा है ये। पहले तो था कि थर्ड रीडिंग स्टेज पे ही होगा, अभी बोल रहा है कि रूल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द इफेक्टिव स्टेजेस ऑफ द बिल। देन है प्रोविजन जो है को अमेंड कर सकते हैं, अमेंडेड बाय दिस वे इंक्लूड फंडामेंटल राइट, इस तरीके से किसको चेंज कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में उसमें चेंज करेगा DPSP में। देन है ऑल प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, इनको छोड़ के FR एंड DPSP और बाकी का इसमें आ जाएगा। देन है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो भी फेडरल फीचर है उससे रिलेटेड अगर कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, और साथ के साथ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उनका कंसेंट चाहिए। और वो कैसे देंगे कंसेंट, अपना सिंपल मेजॉरिटी से के थ्रू, ठीक है। अब क्या है, तो मान लो इफ़ वन और सम ऑफ द स्टेट जो है रिमेनिंग स्टेट्स टेक नो एक्शन ऑन द बिल, मतलब कुछ स्टेट नहीं देते हैं अपना कोई भी एक्शन नहीं देते हैं, तो जिस मोमेंट में आधे स्टेट्स ने अपना येस बोल दिया ना, कंसेंट दे दिया, तो ये तभी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसके अंदर कोई स्टेट को जो है कंसेंट देना पड़ेगा बिल के लिए, मतलब स्टेट कितना भी टाइम खींच सकता है, स्टेट लोग जो हैं ये लोग, ठीक है। देन है तो इसमें कौन कौन से प्रोविजन आएंगे, फेडरल फीचर्स स्ट्रक्चर जो हैं वो आएंगे, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ठीक है, इसमें स्टेट पार्टिसिपेट करेगा। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट,
देन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। देन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, है ना, वही लिस्ट हो गया। देन है एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, उससे रिलेटेड। देन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, उसका कुछ चेंज करना हो उससे रिलेटेड। देन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, वो खुद ही आर्टिकल 368 इटसेल्फ। मान लो कि पार्लियामेंट बनाता है लॉ कि भाई एक इंसान ने भी साइन कर दिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, तो ये बिल लेके आएंगे, ठीक है। फिर मान लो कि स्टेट देखेगा पार्लियामेंट में पास हो भी गया, फिर स्टेट देखेगा अरे ये क्या बकवास कर रहा है, तो स्टेट पास नहीं करेगा, ठीक है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ये भी आ जाएगा। देन क्रिटिसिज्म क्या है अमेंडमेंट प्रोसीजर के, शिट। तो इसमें क्या है, मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अपने ये क्या बोलते हैं, मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट अमेंड कर लेगा, वो भी क्या बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी से। कुछ केसेस में ही इसके पास में क्या बोलते हैं स्टेट के पास में पावर होती है, वो भी हाफ ऑफ द स्टेट। यूएसए में 3/4 स्टेट की ज़रूरत होती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम नहीं बता रखा कि भाई जिसके अंदर की जो स्टेट को रेक्टिफाई या रिजेक्ट करना पड़े किसी भी अमेंडमेंट को, ठीक है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं बता रखा कि अगर स्टेट जो है विड्रॉ कर सकते हैं उनका अप्रूवल आफ्टर अकॉर्डिंग द सेम, अगर उन्होंने एक बार अप्रूवल दे दिया तो क्या वो उसको वापस भी ले सकते हैं क्या, ये भी नहीं बता रखा, ठीक है। देन है तो इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का भी नहीं प्रोविज़न है, अगर मान लो डेडलॉक हो जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसेस है वो सिमिलर है एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस जैसा, इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ ही केसेस में स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है ऑर्डिनरी बिल के जैसे पार्लियामेंट इसको पास कर देता है। और मतलब इसके जो प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट करने के वो बहुत ही ज़्यादा वेग हैं, तो इसमें मतलब डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो प्रोसीजर है इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट सो फ्लेक्सिबल एज टू अलाउ रूलिंग पार्टी टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द विम्स। इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि रूलिंग पार्टी अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है, और इतना भी रिजिड नहीं है कि वो भाई कोई चेंज है उसको अडॉप्ट कर सके, मतलब बीच का है। तो केसी वेर ने बोला है कि स्ट्राइक ए गुड बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। नेहरू ने बोला है कि Jawaharlal Nehru, while we want this constitution to be solid and permanent as we can make it, there is no permanence in our constitution. There should be a certain flexibility. If you make any constitution rigid and permanent, you can stop the nation's growth and growth of a living, vital and organic people. Then Ambedkar ने बोला कि assembly has not only reformed from putting a seal of finality and infallibility upon the constitution by denying the people the right to amend the constitution as in Canada, or by making the amendment of the constitution subject to the fulfillment of extraordinary terms and conditions as in America or Australia, but has provided for a facile procedure for amending the constitution. Then केसी वेर ने बोला है कि has admired the variety of amendment procedure जो constitution में दे रखे, उसने बोला है कि this variety is in amending procedure is wise but rarely found, ठीक है। ग्रैनुअलिस्ट ऑस्टिक ने बोला है कि amending process जो है has proved itself one of the most ably conceived aspect of the constitution, although it appear complicate, it is made it diverse. then 24th constitutional amendment act जो है उसने जो है ऑब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट को कि भाई उसको यस बोलना ही बोलना पड़ेगा, ठीक है।